हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक। ये दे रखा है, हमारा रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया है 1 2 3, ये 1 2 3 और ये हमारा रिलेशन आर डिफाइन है। और आर को कैसे डिफाइन किया है, आर इक्वल टू 1 2 2 कामा 1। ठीक, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हमको पता है रिफ्लेक्सिव का केस क्या होता है। ये 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 2 कामा 2 बिलोंग टू आर होना चाहिए, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। ये रिफ्लेक्सिव का केस होता है। लेकिन देखिए ये आर में है, कहीं नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के बाद अब देखते हैं सिमेट्री का केस। सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे अगर ये 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, ये गिवन कंडीशन होता है। इफ 2 कामा 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ये क्या हो जाता है, सिमेट्री हो जाता है। कोई भी एक दिखा देते हैं तो इससे सिमेट्री का केस प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ देखिए 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और 2 कामा 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। अब सिमेट्री के बाद अब हम क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अब ट्रांजिटिव के लिए ये होना चाहिए कि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर और फिर क्या होना चाहिए, 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, देन ये होना चाहिए 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। यहाँ देखो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 कामा 3 ही बिलोंग नहीं कर रहा है ना 1 कामा 3, तो ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि नॉट ट्रांजिटिव। यही हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जो गिवन वो है फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि सो द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द बुक्स। अब ये कह रहा है रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर रहा है, ये ए टू ए और हमारा ये रिलेशन आर है। ये किसका सेट है, बुक्स का। इधर भी क्या है, ये बुक्स का सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी। ये इसमें लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उनका क्या है, ये सेट्स है। ठीक, और आर को डिफाइन कर दिया है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये गिवन है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पता है आर इक्वल टू क्या लिख देते हैं, एक्स कामा एक्स सच दैट एक्स एंड एक्स हैव क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस। करते क्या है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो ये हमको रिलेशन दिया रहता है, हमेशा ये किसका काम करता है, फार्मूले की तरह काम करता है। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, एक्स कामा एक्स ले लिए तो इसका मतलब दो सेम बुक हो जाएगी तो उसके नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं किसको, सिमेट्री को। सिमेट्री में क्या करते हैं, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव क्या लिख लेंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो भाई जब बुक सेम ही है तो आर इक्वल टू वाई कामा एक्स, चाहे एक्स कामा वाई का है चाहे वाई कामा एक्स का है, नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। तब ये लिख लेंगे वाई एंड एक्स एज इट इज लिख देंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। अब सिमेट्री के बाद बारी किसकी आती है, ट्रांजिटिव की आती है। अब चलिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड लिख लेंगे वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर लिखेंगे आर इक्वल टू वाई कामा जेड सच दैट वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब किसके लिए दिखाएंगे, एक्स और जेड के लिए। तो आर इक्वल टू एक्स कामा जेड सच दैट, अब दो
एक्स किसके इक्वल है, वाई के, और वाई किसके इक्वल है, जेड के। किस केस में, नंबर ऑफ पेज के। तो एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हैंस ये क्या हो गया, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सो दैट आर, अब ये किस में डिफाइन कर रहा है, फिर सेम वही सेट 1 2 3 4 5 टू ये 1 2 3 4 5, और ये रिलेशन आर को डिफाइन कर रहा है। और आर कैसे डिफाइन कर रहा है, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये हमारी गिवन कंडीशन हो गई, आर को डिफाइन कर दिया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें भी। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू, देखिए हर क्वेश्चन सेम टाइप का है, बस यही सेम सेंटेंस को लिख देना है। अब ये हो जाएगा ए कामा ए सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू 0 इज इवन। रिफ्लेक्सिव हो गया, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बाद अब क्या चेक कर देंगे, सिमेट्री। आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये तो क्या हो गया, ये गिवन का काम करता है सिमेट्रिक। अब हमें प्रूव करना होगा आर इक्वल टू बी माइनस ए सच दैट मॉड ऑफ बी माइनस ए इज क्या हो जाएगा, आल्सो इवन। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी आल्सो इवन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव। अब चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। फिर ले लेंगे आर इक्वल टू, अब बी कामा सी, ए बी उसके आगे थर्ड एलिमेंट सी ले लेंगे सच दैट मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। अब क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू, अब किसके लिए, ए और सी के लिए चेक करेंगे, ए कामा सी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस सी इज क्वेश्चन मार्क। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब ये लिख लेंगे कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी लिख सकते हैं। जब ब्रेक इसको करेंगे ओपन तो बी से बी कट जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी, और ये क्या बात है आपका, इवन है। ये क्या है, इवन है, तो इवन प्लस इवन ये क्या बन जाएगा, इवन। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो हमारा गिवन ये क्वेश्चन था, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है, कह रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, ये हो गया 1 3 5, ये भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 3 5, ये रिलेशन आर इज रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर मतलब कि आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज क्या था, ये इवन था। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 3 तो ये मॉड करेंगे तो ये क्या आएगा 2, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 5 2, ये सब मॉड के केस का है। तो ये देखिए सारा क्या आ रहा है, ये इवन, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इसको चेक करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, ये इवन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू ईच अदर। फिर किस पे चेक करा रहा है, 2,4 पे, यही चीज़ क्या है 2,4, 2,4। तो इसमें ऐसे ये रिलेशन आर को डिफाइन किया है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें क्या बन जाएगा 2 2, 2,4, 4,2 या 4,4। अब यहाँ से करेंगे 2 माइनस 2 मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ 2 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 4, ये क्या आ गया 0। ये देखिए इवन, तो ये भी क्या हो गया, रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी सेटिस्फाई कर दिया जो भी रिलेशन की कंडीशन थी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि ईच अदर बट द एलिमेंट ऑफ 1 3 5। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बट नो एलिमेंट ऑफ। अब ये कह रहा है कि रिलेटेड टू, कह रहा है कि इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है।
चेक करिए, जैसे 1 2 ले लेंगे तो मॉड ऑफ 1 माइनस 2 लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मॉड ऑफ 1 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 आएगा। मॉड ऑफ 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। 3 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा। 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा। 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। कोई भी यहाँ पे क्या आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इससे क्या होगा, रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन कर दिया है कि मॉड ए माइनस बी क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द एलिमेंट आर इन द सेट ए। अब सेट ए को डिफाइन किया है कि x बिलोंग्स टू z सच दैट ये x लेस देन आर इक्वल टू 12 गिवन बाई, ये तो हो गया। और इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, r इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज क्या प्रूव करना है, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अब इसको चेक करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की जैसे बात आएगी तो आर इक्वल टू ए कामा ए सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद बात किसकी करेंगे, सिमेट्री की। सिमेट्री में क्या लेंगे, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल आप क्या लिख देंगे 4। एज इट इज़ वही लिखते हैं जो दिया रहता है। ये तो गिवन हो गया। अब आर इक्वल टू क्या लिख लेंगे, बी कामा ए सच दैट मॉड ऑफ बी माइनस ए इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। क्यों, क्योंकि जब मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो बी माइनस ए भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। अब इसके बाद से क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। अब चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या करेंगे, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ क्या लिख लिए 4। अब लिखेंगे आर इक्वल टू बी कामा सी सच दैट मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा 4। अब इसके बाद से आर इक्वल टू, अब कौन से किसके किसके, अब ये ए कामा सी इज मॉड ऑफ ए माइनस सी इज, इसको चेक करेंगे कि ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस सी इक्वल टू मॉड ऑफ क्या करना है, ए माइनस सी इक्वल टू मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी। जब ये ओपन करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका मल्टीपल ऑफ 4, ये भी क्या है मल्टीपल ऑफ 4, ये सब ऊपर दिया है। ठीक, तो मल्टीपल ऑफ 4 प्लस मल्टीपल ऑफ 4 आल्सो मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4। ये कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया, हेंस ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी है। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, ये दिया है, इसको प्रूव करना है। अब इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू ए कामा ए सच दैट ए इक्वल टू ए, खुद के खुद कोई एलिमेंट इक्वल होता ही होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक में क्या करेंगे, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, तब आर इक्वल टू क्या ले लेते हैं, बी ए सच दैट बी इक्वल टू ए। अब ए इक्वल टू बी लिखे चाहे बी इक्वल टू ए, बात तो सेम ही है, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात किसकी करेंगे, ट्रांजिटिव की। आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। अब क्या लेंगे, आर इक्वल टू बी कामा सी सच दैट बी इक्वल टू सी। अब किसके लिए, ए और सी के लिए चेक कर देंगे, तो आर इक्वल टू ए कामा सी सच दैट ए इक्वल टू सी। क्योंकि ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो इससे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ओके, ठीक। और इसके बाद से क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है, इज फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। अब फाइंड क्या पूछ रहा है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट related to 1 in
ईच केस, जो दोनों क्वेश्चन का पार्ट है जो वन से रिलेटेड हो, तो वन से रिलेटेड इसको समझने के लिए करेंगे क्या, ये हमारा फंक्शन ये रिलेशन डिफाइंड था कहाँ से, 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक है 12, इधर भी 0 1 2 3 और ये कहाँ तक है 12। पहले पार्ट में क्या था, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अब यहाँ से चेक करेंगे वन से, वन के केस में कर रहा है तो इसी में हम चेक करेंगे किसमें से माइनस, जैसे 1 से 1 का रिलेशन 1 कामा 1, फिर क्या ले लेंगे हम 1 कामा 5 और क्या ले सकते हैं 1 कामा 9। इसका क्या मतलब है, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मॉड ऑफ 1 माइनस 5 इक्वल टू 4, मॉड ऑफ 1 माइनस 9 इक्वल टू 4, ये 8 सॉरी, ये सारे किसके मल्टीपल हो गए, मल्टीपल ऑफ 4। तो ये कौन कौन से एलिमेंट मिल गए, 1 1 1 5 और 1 9, ये पहले केस में था। और दूसरे केस में क्या करना है कि 1 से रिलेटेड क्या होगा, इसमें क्या 1 से रिलेटेड सिर्फ क्या होगा 1, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 ही होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इसके और भी पार्ट हैं 2 3 4 6 नहीं 5 तक इसके और 5 पार्ट हैं, इनको देखना है। तो इसमें करना क्या है कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे देना है। तो पहले का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हूबहू बस वो क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन दिया हुआ क्या कि सो दैट ऑल द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 कामा 2 2 कामा 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। वैसे ही तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का भी थर्ड पार्ट का भी सारे का एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस दिए हैं उसी से हूबहू मिल जाएगा। उसको खुद से ढूंढिए और उसका आंसर लिखिए और संभव तो कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइए कि सेकंड पार्ट का कौन सा क्वेश्चन मैच किया, थर्ड पार्ट का कौन सा किया, फोर्थ पार्ट का कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब ये सेट ए हो गया, ए टू ए, और यहीं पे रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है। और ये क्या है, सेट ए ऑफ द पॉइंट इन प्लेन। ये पॉइंट्स हैं, इसमें पॉइंट का नाम मान लीजिए पी क्यू आर एस ऐसे होगा, तो यही सेम पॉइंट यहाँ भी होंगे, पी क्यू आर एस एंड सो ऑन, ऐसे ढेर सारे पॉइंट है। अब क्या करेगा, रिलेशन आर को डिफाइन कर देगा। और कैसे डिफाइन किया, पी क्यू सच दैट, अब कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, कहाँ से कह रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ये ओरिजिन। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब ये कह रहा है कि दो पॉइंट है, ये हो गया आपका P और दूसरा पॉइंट क्या हो गया Q। ओरिजिन O से इनकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, इज सेम। ठीक, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी को हमको क्या दिखा देना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव, सिंपल सी बात है, R इक्वल टू क्या ले लेंगे यहाँ पे P कामा P। तो P कामा P, तो सच दैट डिस्टेंस ऑफ P, अब मान लीजिए कि ओरिजिन से हम ऐसे ले लें P, तो ये बात P, तो मतलब बात क्या हो गई, सेम पॉइंट हो गया, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल ही होगी। तो ये रिफ्लेक्सिव, सेम यही सेंटेंस लिख देंगे जैसे अदर में लिखते थे। रिफ्लेक्सिव के बाद बात किसकी करेंगे, सिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक R इक्वल टू क्या लेंगे, पी क्यू। अब P और Q की डिस्टेंस सेम है, तो Q और P की भी क्या होगी, डिस्टेंस सेम होगी। एज इट इज सेम सेंटेंस लिख देंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के बाद रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्री हो जाएगा। और सिमेट्री के बाद क्या ले लेंगे, ट्रांजिटिव के लिए R, ये पी क्यू, ये बिलोंग्स टू क्या है, R है। R इक्वल टू क्या ले लेंगे, पी क्यू के बाद से पी क्यू, और मान लीजिए कि एक दूसरा पॉइंट क्या ले लेंगे R, ये भी क्या है, बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R मतलब क्या, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तब ये क्या, अब ओरिजिन से, अब इसको समझने के लिए अब इसमें क्या हो गया कि
ट्रांजिटिव समझने के लिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए ओरिजिन से कोई पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट क्या है Q है, और तीसरा पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, ये R ले रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन से P की डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब ओरिजिन से इसके P द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन से ये और इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। दूसरे में क्या है, इसकी और इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब मान लीजिए कि इसकी डिस्टेंस 4 है तो इसकी भी डिस्टेंस क्या है, 4, तो अमूमन इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, आसान सा क्वेश्चन था। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, क्या कह रहा है, यानी कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू अ पॉइंट P। अब इसमें ऑल द पॉइंट्स, जैसे P हमने यहाँ पे ले रखा था, अब ओरिजिन ये है P नॉट इक्वल टू क्या लेना है, 0,0। ठीक, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P विथ ओरिजिन। अब इसमें जानते हो P कहाँ, यहाँ भी ले लें चाहे यहाँ पे ले लें, ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बनेंगे और सब इसके ये सेंटर होगा, और ये कहाँ पे लाई करेगा, लिख दो कि पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल विथ अ कांस्टेंट डिस्टेंस के फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसको बोल भी ये भी लिख सकते हैं कि ही सेटिस्फाई इक्विवेलेंस क्लास, इस केस में ये भी लिख दिया जाता है, तभी ये सही हो जाता है। चलिए, इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, आर इक्वल टू क्या कह रहा है, T1, T2 सच दैट, अब कह रहा है T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सिंपल है। अब इसके लिए क्या पहले दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव, तो R इक्वल टू T, T, तो कोई भी ट्रायंगल खुद का T इज सिमिलर टू T लिख लेंगे। ओके, T इज क्या लिख लेंगे, सिमिलर टू T, और रिफ्लेक्सिव के बाद से सिमेट्रिक, R इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख लेंगे, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। अब ये दिखा देंगे T2 T1, जब T1 T2 के सिमिलर हो गया तो T2 इज सिमिलर टू किसके हो जाएगा, T1, ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब इसके बाद से ट्रांजिटिव, R इक्वल टू ये T1, T2, तो T1 इज क्या हो जाएगा, सिमिलर टू T2। अब R इक्वल टू क्या ले लेंगे, T2 T3 सच दैट T2 इज सिमिलर टू T3, तब T1 T3 का रिलेशन R इक्वल टू T1, T3 सच दैट T1 इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, T3, क्योंकि जब T1 T2 के सिमिलर हो गया, T2 T3 के सिमिलर हो गया, तो T1 T3 के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसमें एक और पार्ट है, कंसीडर, उसके बाद से कह रहा है कंसीडर 3 ट्रायंगल विथ साइड्स। अब यहाँ 3 ट्रायंगल बना लीजिए विथ साइड्स, ऐसे दे रखा है, ठीक, विथ साइड्स, साइड क्या है इसकी 3, 4, 5, ऐसे बना लीजिए 3, 4, 5। इसके बाद से ये मान लीजिए कि 5, 12 और ये 13, और लास्ट वाले का क्या है 6, 8 और 10। विच ट्रायंगल T1, T2, T3 आर रिलेटेड। अब इसमें से ये हो गया, मान लीजिए कि T1 है, ये T2 है और T3, इसमें से कह रहा है कि कौन एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब कौन से सिमिलर है। तो सिमिलर क्या होगा, अब देखिए ये साइड और इस साइड का रेशियो सेम है, इस साइड का रेशियो क्या है, सेम है, इसका और इसका रेशियो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3, T1 इज सिमिलर टू T3। ये किसका केस था, सिमिलरिटी का, तो T1 किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल T3 के। स्टूडेंट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब ये जो सेट ए टू सेट ए है, ये ए है
और ये ए है और हमारा ये रिलेशन आर डिफाइन है। और ये क्या करा, सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ये किसका है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स का, ये भी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ये रफली क्वेश्चन को समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक। और इसमें डिफाइन कर दिया है आर इक्वल टू, क्या डिफाइन किया, P1 P2 सच दैट P1 and P2 have same number of sides। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन R को डिफाइन कर दिया गया है कि जो पॉलीगन है तो कैसे है कि हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सिर्फ साइड्स की बात कर रहा है कि उस पर जो क्या है नंबर ऑफ साइड्स क्या इक्वल हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 साइड है या तो 3 साइड्स हैं, यही इस चीज़ को बोल रहा है कि ठीक P1 P2 P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये क्वेश्चन हो गया, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो R इक्वल टू पी पी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है PP, अब सच दैट P एंड P है, क्या लिख देंगे, सेम नंबर ऑफ साइड्स। बहुत आसान है, सो इजी। अब रिफ्लेक्सिव के बाद फिर सिमेट्री, R इक्वल टू, सिंपल है ये भी, मान लीजिए कि ये हो गया PQ, तो P एंड Q है क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ साइड। अब R इक्वल टू किसके लिए दिखाना होगा, Q कामा P, तो सच दैट Q एंड P हैव, क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इजी चैप्टर होगा, जो दिया रहता है हर क्वेश्चन में आर रिलेशन उसी को हूबहू छापते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब इसके बाद से केस किसका देखेंगे, ट्रांजिटिव में क्या होता है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू, अब ले लेंगे ऐसे पी क्यू सच दैट P एंड Q है सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे लिख लेंगे। फिर R इक्वल टू, अब Q के बाद क्या ले लेंगे, R, तो Q एंड R है क्या लिख लिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम सेंटेंस। तब फिर किसके लिए, P और, अब देखिए P Q के लिए सेम नंबर ऑफ साइड्स है, Q और R के लिए सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो R इक्वल टू क्या लिख लेंगे, अब P R, तो एज इट इज इसमें क्या हो जाएगा, P एंड R have same number of sides, hence ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके, अब क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसी में आगे कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस, इसके बाद व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बात किसकी कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5। तो देखिए इसमें इससे मतलब नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आइसोसेलेस कौन से ट्रायंगल है, इससे मतलब इसमें सिर्फ साइड्स की बात कर रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि ये सिर्फ पॉलीगन की बात कर रहा है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड आई। सेट ऑफ एल क्या है, ये एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन्स हैं उनका ये सेट है। और आर इसको डिफाइन कर रहा है, आर इक्वल टू L1 L2, क्या डिफाइन कर रहा है, L1 इज पैरेलल टू L2, डायरेक्ट लिख दिए कि L1 पैरेलल टू L2। अब इसको क्या दिखाना, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए फिर सबसे पहला हेडिंग रिफ्लेक्सिव, तो R इक्वल टू L कामा L सच दैट L इज पैरेलल टू L। कोई भी लाइन खुद से क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद किसकी बात आएगी, सिमेट्री की, R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू क्या हो गया, L2। ये तो गिवन है, अब इसके लिए दिखाएंगे L2 कामा L1 सच दैट L2 इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा,
L1। अब ये हो गया। जब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के क्या हो, जैसे ये लाइन मान लीजिए कि L1 है, ये L2 है, L1 L2 के पैरेलल है तो L2 किसके पैरेलल हो जाएगी, L1 के। अब इसी तरह ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, L1 कामा L2 लिए तो सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। R इक्वल टू क्या ले लेंगे, अब L2 के बाद क्या ले लेंगे, L3। L2 इज पैरेलल टू L3, ये गिवन है। अब दिखाना किसके लिए है, R इक्वल टू अब ये वाला L1 L3 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L3। कैसे, पहले में देखिए ये मान लीजिए कि L1 पैरेलल किसके है, L2 के, और L2 किसके है, L3। L1 L3 एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। हेंस ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ये कौन सा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब क्वेश्चन के इसमें एक पार्ट में ये कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ द ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। बहुत इंटरेस्टिंग, स्ट्रेट लाइन क्लास 11th। अब किसी भी लाइन के पैरेलल लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है आपका ये कांस्टेंट चेंज होता जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, 3 2 ऐसे। तो ये लिख लेते हैं y इक्वल टू 2x+c, वेयर क्या हो जाता है, c इज अ कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ द ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन, मतलब क्या, जो इसके पैरेलल लाइन, तो इसके पैरेलल लाइन बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन हो जाएंगी। उसका इक्वेशन क्या लिख लेंगे, y इक्वल टू 2x+c। अब हमारा आज रिलेशन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से हम फंक्शंस देखेंगे। तब तक इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अपने से जो भी आपके पास साइट्स बुक हैं उनकी भी हेल्प लीजिए, उनके भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और साथ में 10 ईयर क्वेश्चन भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।